So, hello students. Let's start with our new topic today, which is ETS. Yesterday मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन एंड आफ्टर दैट क्लेप साइकिल जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Now we are coming to our new topic, that is ETS, electron transport system. Okay, electron transport system. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें क्या करना है? सो वी हैव टू मेक एटीपीज. जो हमने NADH बनाए हैं, ठीक है, जो भी NADH हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाए हैं, जो भी NADH हमने पायरुविक एसिड में, मतलब कि जो भी NADH हमने लिंक रिएक्शन में बनाए हैं, क्रेब्स साइकिल में बनाए हैं, अब हम क्या करेंगे? उस सारे NADH का यूज करेंगे एंड उससे ETS में क्या करेंगे? ATP बनाएंगे. नाउ इन ETS देयर आर टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, टोटल हमारे पास कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस. तो मैं सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करूंगी. दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 1. ओके, दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 2. ये हमारा सेकेंड नंबर का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. देन दिस इज अवर, सॉरी, हाँ, ये अपना थर्ड नंबर का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड नंबर का कॉम्प्लेक्स 2 और 1 के बीच में आता है. ठीक है, सो ये अपना फोर्थ नंबर का कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड दिस वन इज अवर फिफ्थ नंबर का कॉम्प्लेक्स. ओके, अब ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का कॉम्प्लेक्स है, हम सारे कॉम्प्लेक्स की क्या कर देंगे? नेमिंग कर देंगे. ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1. दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर 1. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? NADH dehydrogenase complex. NADH dehydrogenase complex. This is our complex number 2. complex number 1 और 2 ऑल्टरनेटिवली नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आता है, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आता है. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज नोन एज सक्सिनेट dehydrogenase complex. सक्सिनेट dehydrogenase complex. Your complex number 3, this is your complex number 3, and your complex number 3 is known as cytochrome BC1 complex. This is your complex number 4, which is known as cytochrome C oxidase. cytochrome C oxidase कॉम्प्लेक्स, मतलब सिर्फ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ही कहेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ही गिवन है. देन कम्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर 5, which is known as ATP synthase complex. ATP synthase complex. Now आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या होता है? FMN एंड FES. ठीक है, FMN FES. ना आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, दैट इज नोन एज NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. नेमिंग से ही क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हम जो NADH लेकर आए हैं, देखो, दिस इज योर, ये जो होगा आपका, दिस इज योर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ये आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स. ठीक है, दिस वन इज योर मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स हो गया. ये इनर मेम्ब्रेन, जैसे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर वाला मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन के बाद आउटर मेम्ब्रेन. लेकिन इनर, ये जो मैंने सारे कॉम्प्लेक्सेस ड्रॉ किए वो कहाँ पे लाई करते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं. और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, सो दैट इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
ठीक है, ये NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करेगा, हम जो NADH लेकर आए हैं ग्लाइकोलाइसिस से, लिंक रिएक्शन से एंड क्रेब्स साइकिल से, हम जो NADH लेकर आए हैं, अब उस NADH को तोड़ने की बारी आई। हम NADH प्लस H प्लस लेकर आए हैं, उसको हम तोड़ेंगे NAD प्लस में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको ये चीज सिखाई हुई है कि देखो यहाँ पे जब NADH प्लस H प्लस जो है वो NAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो वो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। हाउ, देखो उल्टा सोचो, जब आपका NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है तो वो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हाउ, NAD प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस गेन किया तो क्या बन जाएगा, NADH बन जाएगा और प्लस H प्लस बाकी रह गया। ठीक है, तो NADH प्लस H प्लस से वापिस NAD प्लस बनाना है तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे इस स्टेप में क्या रिलीज हो रहे हैं, आपके 2H प्लस रिलीज हो रहे हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं। तो ये सारे आगे जाएंगे किसके पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में FMN है, तो ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स आपके। ठीक है, FMN के पास, फिर FES के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन, FES से वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। ठीक है, UQ स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपका जो UQ है, ठीक है, UQ स्टैंड्स फॉर यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन, ये यूबिक्विनोन जो है वो आपकी NCERT ने लिखा है, इसका लोकेशन जो है दैट इज इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन पे ही लाई करता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन में ही होता है आपका यूबिक्विनोन। ठीक है, और ये जो यूबिक्विनोन है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि देखो वो कोई कॉम्प्लेक्स में लाई नहीं कर रहा है, वो रखड़ रहा है, मतलब बाहर ऐसे ही बैठा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसे ऐसे घूम रहा है इनर मेम्ब्रेन में। और वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है यहाँ से उसे लेगा। ठीक है, NADH प्लस H प्लस से जब NAD प्लस में कन्वर्जन हुआ उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो लेगा, उसको लेने के बाद क्या करेगा, यूबिक्विनोन जो होगा वो UQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बताया, NCERT में भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऐसा ही बताया, लेकिन बेटा यूबिक्विनोन जब UQH2 में कन्वर्ट होता है तो ये देखो मैंने जब ये ब्रेक डाउन किया तो बताया कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यानी कि इसको यूबिक्विनोन UQH2 बना यूबिक्विनोन। ठीक है, सो उसने 2H प्लस भी रिसीव किए और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिसीव किए, अगर तभी जाके तो वो H2 बनेगा, UQH2 बनेगा। समझ आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्यों शो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक H, क्योंकि पहले वो एक इलेक्ट्रॉन और एक H प्लस ही रिड्यूस करता है, फिर दूसरी टर्न में वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा H प्लस रिसीव करता है, लेकिन करता टोटली 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन ही है, और यूबिक्विनोन UQH2 बनाता है। लेकिन फ्लो में हम सिर्फ क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन आया वैसा ही शो करते हैं। ठीक है, आपकी NCERT ने भी यही शो किया है, लेकिन पहुंचता उसके पास सब कुछ है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तभी जाके यूबिक्विनोन एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो H, एक और H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो एक और H, यानी कि UQH2 बन पाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका UQH2 बनता है, यूबिक्विनोन से जो UQH2 बनता है उसको हम यूबिक्विनोन नहीं, उसको हम बोलते हैं यूबिक्विनॉल। क्या बोलते हैं, यूबिक्विनॉल। इट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ योर यूबिक्विनोन। रिड्यूस्ड फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि यूबिक्विनोन H प्लस और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोजन को गेन करके यूबिक्विनॉल बना है, इसीलिए उसे यूबिक्विनोन का क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे। ओके, सो UQ stands for ubiquinone, UQH2 stands for ubiquinol। ओके, उसके बाद ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर 3 होता है, वहां पे आपके ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को बोला साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें ये जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, देन आयन सल्फर FeS यानी आयन सल्फर के पास, एंड देन साइटोक्रोम C1 के पास। ओके,
तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये साइटोक्रोम बी, देन आयन सल्फर, देन साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 से वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे नहीं जाते, वो जाते हैं किसके पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, सो अब ये साइटोक्रोम C क्या है, तो आपका जो साइटोक्रोम C है दैट इज योर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आपका यूबिक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है प्लस हाइड्रोजन कैरियर भी है, क्योंकि यूबिक्विनोन ने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को रिसीव किया है। आपका साइटोक्रोम C सिर्फ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और आपका साइटोक्रोम C जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो एनसीईआरटी में उसका लोकेशन दिया है आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन आपका कहाँ पे है, इनर मेम्ब्रेन में। ये थोड़ा सा साइटोक्रोम C जो है वो थोड़ा सा बाहर है, इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, यानी फेसिंग टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन। पूरा आउटर मेम्ब्रेन में नहीं है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे है। ठीक है, समझ आया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के तरफ थोड़ा, ऐसा कह सकते हैं। तो वहां पे आपका साइटोक्रोम C है, तो वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आया। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम C से जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। आपके 4 नंबर के कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोला है। उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करने बैठा होगा, कॉपर A, देन योर साइटोक्रोम A, फिर आएगा साइटोक्रोम A3 एंड देन कम्स योर कॉपर B। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगा, एंड अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर बी के बाद, ये इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है, और H+ भी लेगा। H+ ये जो मैट्रिक्स में H+ प्रेजेंट होगा वो लेगा, और वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करो, 1/2 O2, ठीक है, और 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये मैं थोड़ा सा यहाँ से मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम रब करना होगा। जस्ट अ मिनट, या इलेक्ट्रॉन कॉपर बी के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचेगा, आपका ऑक्सीजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन plus 2H+ gives us water. It means your oxygen act as the terminal acceptor of H+ as well as electron. ठीक है, H+ तो ये मैट्रिक्स में से लेगा, ये आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में से O2 H+ ले लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। अब आप कहोगे मैम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो तो एक ही आया, तो आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख लिया, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2। भाई इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, ठीक है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन यानी H2 और 1/2 O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो उसकी कहानी भी मैं आपको समझाऊंगी। देखो, दिस इज योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ तक हमारी बात चली थी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया वो। ठीक है, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में क्या होता है, जो FADH2 हमने बनाया क्रेब्स साइकिल में जो FADH2 हमने बनाया, ठीक है, वो जब FAD+ में कन्वर्ट होगा तब भी 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, इस वक्त भी आपके 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ठीक है, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में जाएंगे, देन यहाँ पे पहले वो जाएंगे FAD के पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FAD के पास, एंड देन वो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स FES के पास। ठीक है, FAD के पास, देन जाएंगे FES के पास। वो इलेक्ट्रॉन FES से जाएंगे यूबिक्विनोन से वो कहा जाए, यूबिक्विनोन से वो इलेक्ट्रॉन गए यूबिक्विनोल, इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों गए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। फिर वहां से ये यहाँ पे जाएंगे साइटोक्रोम B के पास। तो अब देखो, यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ने FADH2 को FAD+ में तोड़ा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने NADH+H+ को NAD+ में तोड़ा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकले, गए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से साइटोक्रोम C में गए, और अल्टीमेटली आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में वाटर बना। इस वाटर को आप मेटाबॉलिक वाटर भी कहते हो, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में वाटर बना और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब हुआ। लास्ट अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का टर्मिनल एक्सेप्टर, लास्टली इलेक्ट्रॉन को किसने मतलब कि एक्वायर किया, आपके ऑक्सीजन ने किया, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस चलती है, उस दौरान ये जब पूरी प्रोसेस चलती है, तो देखो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इलेक्ट्रॉन सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी का यूज करके यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है, सॉरी, वो 2H+ जो है वो बाहर डालता है इंटर मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो एनर्जी मिल रही है, उसको यूज करके 2H+ बाहर डालते हैं। ये कब की कहानी, जब आपका जो NADH+H+ है, वो NAD+ में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ठीक है, वो भी NADH के जो इलेक्ट्रॉन है, वो ये भी रिसीव कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो इस मूवमेंट के वक्त भी 2H+ बाहर जाती है, ठीक है। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, उसको भी NADH+H+ के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो तब भी आपके 2H+ जो है वो बाहर जाते हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको क्या समझाया कि आपके NADH+H+ जब NAD+ में कन्वर्ट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से जब जाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की जो एनर्जी होती है, उसका यूज करके 2H+ मैट्रिक्स से भाग जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। फिर ये इलेक्ट्रॉन गए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, तो इस एनर्जी का यूज करके 2H+ यहाँ से भी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे। फिर ये साइटोक्रोम C के पास गए, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में गए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने भी क्या किया, ये दो उस एनर्जी का यूज करके, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, उस एनर्जी का यूज करके मैट्रिक्स से 2H+ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिए। ये मैंने बात की NADH+H+ जब NAD+ में कन्वर्ट हुआ, उसका जो ये इलेक्ट्रॉन का ये पूरा मूवमेंट चला, तब 2H+ मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए। उसके बाद मैंने आपको सेकेंडली समझाया था कि जब FADH2 FAD+ में ब्रेक होता है, ठीक है, तो उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। कैसे मूवमेंट हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे गए। तो उस समय भी जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, तब भी ये 2H+ जो है वो, ये जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तब भी ये 2H+ जो है वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से 2H+ बाहर नहीं जाते, तो नहीं जाते। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से एक भी H+ मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन आए थे FADH2 के, फिर वो गए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में। तो यहाँ पे जब FADH2 के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट चली होगी, तो यहाँ पे भी FADH2 के जो 2H+ है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए। मतलब कि FADH2 के इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट चल रही होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी का यूज करके ये जो 2H+ है, वो FADH2 के नहीं आए, 2H+ मैट्रिक्स के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए, उस मूवमेंट की एनर्जी का यूज करके, उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी का यूज करके। तो यहाँ पे 2H+ बाहर आए, ठीक है। FADH2 के केस में 4H+, और ये 2 3 4 5 6 NADH2 के केस में 6H+। सो इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि एक NADH से कैसे 3 ATP, ये पूरा मैं आपको इसमें ही समझाऊंगी। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने अगर ब्रैकेट में लिखा है FADH2, तो मैं ये नहीं बोल रही कि FADH2 के 2H+, ऐसा नहीं। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है, उसके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब FADH2 के FAD+ से ब्रेक होने से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे मूव करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का एनर्जी का यूज करके 2H+ मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाए, ये 2H+।
वो कौन से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, कौन से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की एनर्जी उसकी, FeDH2 वाले इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में FeDH2 लिखा। ओके, फिर वो साइटोक्रोम C पे गए, फिर FeDH2 के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए, ठीक है, एक यहाँ पे एक FeDH2 का भी इलेक्ट्रॉन है और एक NaDH2 का भी है, इसीलिए 2H प्लस FeDH2 के मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए और 2H प्लस ये NaDH2 के, यहाँ पे ये 2H प्लस NaDH2 है, NaDH2 के है, ठीक है, क्योंकि वो जो NaDH2 ने जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में से ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे भी गए, ठीक है। आप लोगों को ये डाउट होगा कि मैम यहाँ से क्यों कोई H प्लस नहीं गए, क्योंकि ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट नहीं करता कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये आपके इनर मेम्ब्रेन में पूरा नहीं होता, मतलब एक इतनू सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट नहीं कर सकता, वो उसमें से कोई आयंस पास नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे से कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की एनर्जी का यूज करके कोई भी H प्लस हम मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं ले जा रहे, ठीक है। नाउ आपका जो ये कॉम्प्लेक्स है दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेस, तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया है, आप देख सकते हो मैट्रिक्स से H प्लस उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिए है, यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है, जैसा हमने फोटोसिंथेसिस में किया था, हमने ल्यूमेन में क्या किया था, H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया था, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में ऐसा किया था, ल्यूमेन में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया था, बाहर स्ट्रोमा में H प्लस का कंसेंट्रेशन कम कर दिया था, फिर हमने वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को ब्रेक किया, ल्यूमेन से जो बढ़ा हुआ बढ़ गया था जो H प्लस का कंसेंट्रेशन, जब उसे तोड़ा ल्यूमेन से H प्लस को हमने बाहर भेजा स्ट्रोमा में, और वो उस भेजने से उस H प्लस के मूवमेंट से जो एनर्जी यूज हुई ना, H प्लस जब हाई और हाई से लो कंसेंट्रेशन में अपने मूव किए, तो उस एनर्जी का यूज करके हमने ATP बनाया, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे H प्लस इकट्ठा हो गए हैं, तो अब बहुत यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन हो गया, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन हो गया, हम क्या करेंगे अब हम ये H प्लस को अपने हाई से लो कंसेंट्रेशन में भेजेंगे, मतलब कि इनका ग्रेडियंट तोड़ेंगे, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया है, मैट्रिक्स में H प्लस का कंसेंट्रेशन कम कर दिया है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया है, मतलब कि हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट को जब आप तोड़ोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो तोड़ेंगे कैसे, अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से H प्लस को मैट्रिक्स में बुलाएंगे, दैट मीन्स कि प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ने से हम क्या कर सकते हैं, ADP में से क्या बना सकते हैं, ATP, प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम ADP से ATP बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जब 2 H प्लस आते हैं, ठीक है, जब 2 H प्लस आते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, तब जाके एक ATP बनता है, ठीक है। तो नाउ यू थिंक कि मैंने आपको ये बोला कि आप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में 2 H प्लस आएंगे तब जाके एक ATP बना पाओगे, ठीक है। NaDH2 में टोटल 6 H प्लस मूव हुए थे, 6 H प्लस बनाए थे हमने उससे, ठीक है। तो हम कितने ATP बना सकते हैं, 6 डिवाइड बाय 2, तो वी कैन मेक 3 ATP NaDH2 का यूज करके, ठीक है। 2 H प्लस से हम एक ATP बना सकते हैं, FeDH2 के केस में 4 H प्लस मैंने मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजे थे, तो उससे मैं कितने ATP बना सकती हूँ, तो 4 डिवाइड बाय 2, तो कितने हो जाएंगे 2 ATP इन द केस ऑफ FeDH2, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है, आपकी न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में तो यही लिखा है कि 2 H प्लस से एक ATP बनता है, लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी में लिखा है 4 H प्लस से एक ATP बनता है,
तो उस हिसाब से भी कैलकुलेशन हो सकती है। 4H प्लस एक एटीपी बनता है, तो NADH2 से मैंने 6H प्लस बनाए, तो उससे कितने एटीपी बनेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 4, तो 4 बन जा 4, 1.5 एटीपी NADH2 के केस में। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है, न्यू एनसीईआरटी 4H प्लस से एक एटीपी बनता है। FADH2 के केस में मैंने 2H आपको 4H प्लस बना के दिखाए, तो FADH2 से कितने एटीपी बनेंगे, एक एटीपी, एक ही एटीपी बनेगा। समझ आया? ओके। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो 5 है, विच इज नोन एज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, F0 एंड F1। जैसे फोटोसिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में वी हैव सीन CF0 CF1 कॉम्प्लेक्सिस पढ़ा है हमने, ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं? CF0 CF1 कॉम्प्लेक्सिस, जो CF0 कॉम्प्लेक्स होता है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है आपका F0 वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड दूसरा आपका होता है F1 वाला कॉम्प्लेक्स। सो योर एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि आपका F0 और आपका F1। ठीक है, F1 आपका रियल में एटीपी सिंथेस की तरह एक्ट करता है, जो F0 है वो, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। F0 को कहा जाता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और F1 को क्या कहेंगे, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो आपका F0 है वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट करता है। योर F0 एक्ट एज ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यानी कि 2H प्लस जो हमें भेजने हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में। ठीक है, तो वो आपका F0 जो है, यहां से ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह एक्ट करता है, वो 2H प्लस भेजेगा। ठीक है, और ये जब 2H प्लस आ जाएंगे तो ये F1 ऐसे घूम के क्या कर देगा, एडीपी उसके पास प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पकड़ के बना देगा एटीपी। तो एक्चुअल में जो आपका एटीपी सिंथेस की तरह जो एक्ट करता है वो आपका F1 कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपको कोई पूछे कि एटीपी सिंथेस कंसिस्ट ऑफ विच टू कंपोनेंट्स, तो F0 F1 दोनों, लेकिन एक्चुअल में एटीपी सिंथेस की तरह F1 कॉम्प्लेक्स बिहेव करता है। तो F0 इज एक्टिंग एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, F0 से 2H प्लस ऐसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से ऐसे आएंगे, और F1 उस वक्त क्या करेगा, F1 जो है वो ऐसे घूम के एडीपी और पीआई को लेकर एटीपी बना देगा, मतलब यहाँ पे ऐसे 2H प्लस और यहाँ पे बन गया एटीपी। ठीक है, और यहाँ पे एडीपी और पीआई का मिलके एटीपी बनाना, दिस इज योर फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ऑक्सीजन भी बना रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका एडीपी और पीआई मिलकर एटीपी बना रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, इसमें आपका जो F0 वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, एंड F1 वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका मैट्रिक्स के तरफ होता है। ठीक है, सो ये था आपका ETS।
ईटीएस में ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई वो कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैलकुलेशन ध्यान में रखना, ठीक है। पूरी साइकिल में ये जो कॉम्प्लेक्स इसके नाम है कि पहले कॉम्प्लेक्स को एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेस बोला, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स को, हाँ, दूसरे कॉम्प्लेक्स को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स क्यों बोला तो उसका रीजन भी आप लोग सुन लो। देखो, क्रेब्स साइकिल मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें जब सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा था, ठीक है, तो एफएडी प्लस एफएडीएच2 में कन्वर्ट हुआ था। तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जब बन रहा था तो एफएडी प्लस को एफएडीएच2 में कन्वर्ट करने के लिए जो H प्लस चाहिए थे उसके लिए सक्सिनिक में से वो H प्लस निकाले थे, यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज किया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड नंबर का कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। 4 नंबर का कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। एंड 5th नंबर के कॉम्प्लेक्स का नाम है एटीपी सिंथेस। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कंपोनेंट FMNFES, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में नाम साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, बीच में आंसर पर घुसा देना। इसमें FAD-FES, ठीक है, FES कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 में सेम है, यहाँ पे FMN आएगा, यहाँ पे FAD आएगा, उतना याद रखना। कैसे याद रखोगे, FADH2 से FAD, अरे FADH2 से FAD याद रखना, FMN NADH2 से FMN याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्यों है, क्योंकि ये जो साइटोक्रोम C है वो अपने आप में से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और अल्टीमेटली उसे लॉस कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूव करना यानी H प्लस और H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो उसे बोलेगे ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नाम दिया इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इसके कंपोनेंट कॉपर है, साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम A3 कॉपर भी, ठीक है। अब ईटीएस का मैं आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो भी समझा देती हूँ। एनसीईआरटी का डायग्राम एंड एनसीईआरटी में जो ईटीएस दिया है वो हम पूरा पढ़ लेते हैं। Okay, so the following step in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus and FADH2। हमने ईटीएस में क्या किया, हमने जो ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल में जो चीजें बनाई उसको यूज करके उसमें से एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालेंगे यानी इसमें से 2H, इसमें से भी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें से भी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो इसमें से इसलिए बोला है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे निकालेगी, इसमें जो H प्लस और इलेक्ट्रॉन स्टोर्ड है उसे निकालेंगे। दिस इज टू अकम्प्लिश व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन रिमूव होना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना। सो इनमें से क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन रिमूव करने वाले हैं, H प्लस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करने वाले, हाइड्रोजन इस फॉर्म में रिलीज करने वाले H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हमें तो काम इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास्ड ऑन टू O2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में वाटर बनता है, ठीक है। कॉपर बी के बाद टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है वो O2 बनता है, H प्लस वो मैट्रिक्स से उठाता है और बना लेता है वाटर। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system and it is present in the inner mitochondrial membrane। सारे कॉम्प्लेक्स पूरी ईटीएस कहाँ चल रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH just a minute, yeah, चलो इधर चलेगा। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, मतलब कि NADH जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये बात कर रहे हैं कि भाई जो NADH साइट्रिक एसिड साइकिल के वक्त प्रोड्यूस हुआ, 3 NADH2 बने थे ना एक एसिटाइल कोएंजाइम से साइट्रिक एसिड साइकिल से, और ऑक्सीडाइज बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करेगा,
ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना। तो NaDH प्लस H प्लस में से हाइड्रोजन रिमूव करके उसका कन्वर्जन करेगा NAD प्लस में। तो इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं क्योंकि इस रिमूवल के वक्त 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो ये H प्लस भले दिखाते नहीं है बट H प्लस जाते ही तो है ही, H प्लस जाएंगे तभी तो यूबिक्विनोन UQH2 में अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताए भी एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली नहीं जाते, एक ही बार में नहीं चले जाते, बारी बारी जाते हैं अल्टरनेटिवली, पहले एक फिर दूसरा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन बताया है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन। मैंने बताया था यूबिक्विनोन की लोकेशन लिखाई थी, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो H प्लस रिसीव करता है वाया FADH2, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2 that is generated during oxidation of succinate in citric acid cycle। देखो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी आ रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्या करता है, FAD प्लस वो क्या करता है, FADH2 को FAD प्लस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये FADH2 से कहां से मिला था वो चीज आपको समझाई कि भाई जब क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट यानी कि सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरेट यानी कि फ्यूमेरिक एसिड बना था तो एक FAD प्लस को आपने FADH2 में कन्वर्ट किया था, वही FADH2 यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होगा, FAD प्लस में कन्वर्ट होगा, और उससे जो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए वो वापिस यहाँ पे भी यूबिक्विनोन होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे जाएगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहा जाएंगे, इनके पास जाएंगे, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएंगे। मैं आपको लास्टली बताऊंगी कि यहाँ पे 4H प्लस 2H प्लस ये वाली जो कैलकुलेशन है वो मैच नहीं करती जो मैंने बताई है उससे, बट आपके सवाल जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उसी से होगा। लेकिन ये डायग्राम भी करेक्ट नहीं है, एनसीईआरटी कभी, हाँ ये डायग्राम भी इनकरेक्ट नहीं है, एनसीईआरटी इनकरेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ये डायग्राम भी करेक्ट ही है, लेकिन फिर भी मैंने जो कैलकुलेशन बताई उसको ध्यान में रखना, सवाल उससे बनेंगे। यहाँ पे ये H प्लस क्यों दिए है वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, मैं आपको फिगर पूरी समझाऊंगी। सो FADH2 दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हुआ था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से, द रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन दैट इज यूबिक्विनॉल इज देन ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाला है, क्योंकि वो अब साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में जाने वाला है। विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C via cytochrome BC1 complex, that is the complex number 3, cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane। मैंने कहा था cytochrome C का लोकेशन क्या है, outer surface of inner membrane, and act as a mobile carrier for transfer of electron। cytochrome C electron mobile carrier है, ubiquinone electron mobile carrier, hydrogen mobile carrier दोनों है between complex number 3 and complex number 4। so your cytochrome C जो है वो यहाँ से, या देखो पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में गए बी, साइटोक्रोम बी Fe साइटोक्रोम C1, वहां से वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से रिसीव करेगा और पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। तो साइटोक्रोम, ऐसा पूछ सकते हैं कि साइटोक्रोम C कौन से कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का पार्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज साइटोक्रोम C की वजह से बना है, तो वो साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का पार्ट है। अगर ऐसा MCQ पूछे तो वो आंसर आएगा, ओके। कॉम्प्लेक्स 4 रिफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है साइटोक्रोम C से। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम है A32 कॉपर सेंटर, मतलब उसमें क्या है, कॉपर है, साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम A3 कॉपर बी, तो कॉपर है, कॉपर बी को 2 कॉपर सेंटर बोला गया है। when the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate। हमें ATP बनाना है, the number of ATP molecule synthesis depend on nature of electron donor, यानी NADH से है कि FADH से है। ऑक्सीडेशन NADH से है तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, FADH2 से है तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। Although the aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen,
एरोबिक प्रोसेस तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में मतलब टर्मिनल में उसका रोल आता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का। Yet the presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing hydrogen atom from the system. ऐसा क्यों लिखा है रिमूविंग? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में से H प्लस लेता है, कॉपर भी से जो इलेक्ट्रॉन है वो लेता है और बना लेता है वाटर। तो उसे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया वैसा भी बोलते हैं और हाइड्रोजन रिमूव किया वैसा भी बोलते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for production of proton gradient required for phosphorylation. देखो फोटोसिंथेसिस में हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा था, तो वो लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन हो रहा था, यानी लाइट की प्रेजेंस में एडीपी से एटीपी बन रहा था। लाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है थाइलेकॉइड में, उसमें जब पड़ी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव किए ग्राउंड से एक्साइटेड, ग्राउंड से एक्साइटेड, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से एनर्जी जनरेट हुई, वो एनर्जी का यूज करके प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ा, एटीपी बनाया। तो ये सब कुछ लाइट की मदद से हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इन रेस्पिरेशन इट इज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक में इलेक्ट्रॉन गया रिड्यूस हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, जैसे मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने उसको रिड्यूस किया और मैं खुद ऑक्सीडाइज, तो एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, चलता गया चलता गया चलता गया यार, वही तो चल रहा है पूरी साइकिल में। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस, इसने इसको दिया, ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है। आप बोलोगे मैम फोटोसिंथेसिस में भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वही होता था। PS2 ने प्लास्टोक्विनोन फियोफाइटिन को दिया, फिर फियोफाइटिन ने प्लास्टोक्विनोन को, तो फियोफाइटिन ने दिया, प्लास्टोक्विनोन ने लिया, तो फियोफाइटिन ऑक्सीडाइज हुआ, प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हुआ। तो हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां पे भी चलता था, लेकिन वहां पे डोमिनेंट कौन था? लाइट, इसीलिए यहाँ पे ऐसा रीजन दिया है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता था। ठीक है, यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस इट इज द रीजन। तो यहाँ पे ये बताया कि इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, इसीलिए उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। भले एनसीईआरटी ने ये रीजन दिया है तो दिस इज करेक्ट, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसलिए उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो वहां पे भी होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है। ओके, you have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in earlier chapter। मतलब फोटोसिंथेसिस में chemiosmotic से कैसे ATP बना, CF0 CF1 पूरा हमने पढ़ा था। ठीक है, ल्यूमेन में बढ़ गया, स्ट्रोमा में कम हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ के कैसे ATP बना। as membrane as mentioned earlier, the energy released during the electron as energy released during the electron transport system is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthesis। ग्रेडियंट के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी तो उससे हम ATP सिंथेसिस ATP एंजाइम बनाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट F1 F1 एंड F0 मैंने समझा दिया। F1 जो है वो पेरिफेरल बोलते हैं नीचे वाले को, एंड कंटेन्स अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। F0 को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल बनाता है जिससे प्रोटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से यानी कि इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैट्रिक्स में आते हैं। द पैसेज ऑफ प्रोटीन थ्रू द चैनल इज कपल्ड to catalytic site of F1 component for production of ATP. For each ATP produced, 4H plus passes through F0 from intermembrane space to matrix down the electrochemical proton. Down the electrochemical proton gradient का मतलब है down the electrochemical proton gradient, यानी हाई से लो, हाई प्रोटॉन के कंसेंट्रेशन से लो। ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ ही है, हाई से लो ही है, लो से हाई नहीं। अगर लो से हाई होता तो यहाँ पे अगेंस्ट पर होता। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी हाई से लो ही मूवमेंट हो रहा है ऐसा। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, आपको फिगर में तो यही बताया है कि भाई जब आपके ये मैट्रिक्स से जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि देखो H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने आपको 4 यानी कि 10H प्लस बताए। देखो कैलकुलेशन गलत नहीं है, इन्होंने बता दिया है इन्होंने क्या किया है,
मैंने आपको NaDH2 और FeDH2 का अलग से समझाया। इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4H+ गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो एनर्जी यूज हुई उससे। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी 4H+ गए, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से आपके 2H+ गए, मतलब टोटल 10H+ आपके मूव किए। ओके, टोटल 10H+ मूव किए। अब इसमें आप ये देखो कि मैंने आपको समझाया कि 2H+ से एक ATP बनता है, तो 10H+ के मूव करने से कितने बनेंगे, तो 10/2 दैट इज 5 ATP, ठीक है। तो इस 5 ATP में से जो 3 ATP होंगे वो आपके NADH ने बनाए होंगे, और इसमें से जो 2 ATP होंगे वो आपके FADH ने बनाए होंगे, है ना। तो इन लोगों ने कलेक्टिवली कैलकुलेशन बता दी है, ठीक है, एक ही साथ आपको कैलकुलेशन बता दी है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में 4H+ बताए थे, ओके, और NaDH2 के 2H+ और FADH2 के 2H+, यानी 4H+ हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में भी, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में मैंने आपको 4H+ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में मैंने आपको 2 ही H+ बताए थे, NaDH2 के। FADH2 के तो H+ सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ही जाते हैं। NaDH2 के 2 H+ यहाँ से भी जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से भी जाते हैं, तब जाके 6 बनते हैं। FADH2 के सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से जाते हैं। सो इधर देखो कैलकुलेशन में भी, कैलकुलेशन में भी 4H+ किया। सो आपको मैंने वो जो कैलकुलेशन बताई वो सम सॉल्व करने के लिए याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वही कैलकुलेशन आपके काम आने वाली है। बस इसमें ये कैलकुलेशन गलत नहीं है, बिकॉज देखो H+ कहाँ से कितने बाहर गए वो किसी ने विथ नेकेड आई नहीं देखा है। सो H+ का कैलकुलेशन जो है वो यू नो थियोरेटिकली हम करते हैं कि 2H+ से एक ATP, 10H+ से कितने, तो ये कैलकुलेशन जो है वो इसीलिए वेरी करती है। फिर बट फिर भी ये जो डायग्राम है दैट इज वेरी करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो 10H+ बन रहे हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सम्स आपके जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उससे सॉल्व हो जाएगी। देन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा है कि जब 4H+ मूव करते हैं तब जाके आपका एक ATP बनता है, ऐसा लिखा है। और फिगर में क्या बताया, 2H+ के मूवमेंट से एक ATP बनता है, वो बताया है, ठीक है। तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, यहाँ मैट्रिक्स में जब 2H+ आएंगे तब जाके ADP और PI मिलके ATP बनाएंगे। अब क्या ये एरो भी गलत बताया है क्या, ये 2H+ यहां से यहां आएंगे, ठीक है, यहां से यहां आएंगे, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा किधर है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमने बढ़ाया है, तो ज्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ ही आएगा। और मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स में लेकर आना है उसे, मतलब ये 2H+ तो ऐसे बाहर निकल जाएंगे यहाँ से चैनल के अक्रॉस, क्योंकि ये चैनल की तरफ बिहेव करता है। और F1 तब क्या करेगा, ADP और ऐसे घूमेगा, ADP PI को लेगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा, ठीक है। सो आई होप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको क्लियर हो गई हो। ये जो मैंने, ये जो 4H+, 4H+, 2H+, 10H+ है, तो ये कैलकुलेशन डायग्राम आ सकता है, तो इस हिसाब से याद रखना 10H+ से कैसे, ये मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई, 5 ATP बने तो इन्होंने कलेक्टिवली ले लिया है, ठीक है। और मैंने जो आपको समझाया, मैं अभी क्या बोल रही थी, वहां पे H+ की कैलकुलेशन, मैंने जो H+ की कैलकुलेशन करवाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से, मतलब 2 3 4 5 6 H+ जाते हैं NaDH2 के, और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 3 से 4 से, ठीक है, एंड 4 H+ जाते हैं FADH2 के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से
और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। FADH2 में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि FADH2 के इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ से ऐसे गए फिर सीधा साइटोक्रोम C के पास आ गए, वो इलेक्ट्रॉन तो इस कॉम्प्लेक्स में गए नहीं थे कि उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मूवमेंट करके इसके 2H प्लस मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाए, है ना। तो इसलिए 1 3 4 से 2H प्लस NADH2 के और 3 और 4 से 2H प्लस FADH2 के। तो इस तरीके से 6H प्लस 2H प्लस से अगर एक ATP बनता है तो NADH2 के 6H प्लस से कितने बनेंगे? 3। 2H प्लस से अगर एक ATP बनता है तो FADH2 के 4H प्लस से कितने बनेंगे? 2। तो वो कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए। और 4H प्लस के हिसाब से भी कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो वो भी मैंने आपको सिखाया। एनसीईआरटी ने 4H प्लस से पूछ लिया आपको क्वेश्चन कि आपको ऐसे पूछ लिया कि सपोज 4H प्लस से एक एटीपी बनता है, डायग्राम दे दिया और आप कैलकुलेशन बताओ, तो फिर आपको 4H प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4H प्लस से एक एटीपी बनता है तो 6 से कितना, तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा यहाँ पे इन शॉर्ट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे जाता है। नाउ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट वो मैंने आपको ड्रॉ करवा दी है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट ये जो मैंने कल आपको ड्रॉ करवाई थी, दिस इज अ रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की टोटल 38 36 एटीपी का गेन, पूरा सटल सिस्टम सब कुछ समझा दिया था। ठीक है, अब ये जो जो मैं कल कथा आपको सुना रही थी कि भाई NADH2 से 3 एटीपी, FADH2 से 2 एटीपी, ये सब ETS में जाके बनाएंगे, तो वो सब कुछ हमने कर दिया आज। तो ये पूरी कैलकुलेशन मैंने कल करवा दी थी। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का जो टॉपिक है वो आज हम NCERT से पढ़ भी लेते हैं, तो फिर कल हम एम्फीबॉलिक से शुरुआत कर पाए। ओके, तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, it is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise। देखो हम अच्छे से मैं बोलूँ 2H प्लस से एक ATP, 6H प्लस से कितने, 2H प्लस से एक ATP, 4H प्लस से कितने, NADH2 से 3, FADH2 से 2। ठीक है, बोलना बहुत इजी है लेकिन रियलिटी में ये कैलकुलेशन करना इट इज वेरी टफ। ठीक है, रियलिटी में करना इट इज टफ, पेन पेपर पे इट इज वेरी इजी, ये बोलना चाह रहे हैं। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एग्जप्शंस। ये हमने कैलकुलेशन कुछ एग्जप्शंस पे की है, तो वो एग्जप्शंस क्या है वो हम पढ़ते हैं। एग्जप्शंस यानी कि मान्यता। There is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and with glycolysis TC-ATS pathway। So ये बोल रहा है कि हमने ये मान लिया है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, फिर ETS होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड जब तक नहीं बनेगा तब तक लिंक रिएक्शन, नहीं पायरुविक एसिड आने दो तब तक मैं बैठा रहूंगा, नहीं। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता है, सब कुछ एक प्रोसेस होगा, वो पूरा खत्म होगा फिर दूसरा चालू होगा, ऐसा नहीं है। तो ये हमने असम्पशन किया कि पहले ये पहले ये पहले ये पहले ये, ऐसा ये होगा खत्म फिर दूसरा चालू होगा, लेकिन सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है, सेकंडों में मिनटों में हो जाता है ये सब कुछ। The NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। तो ये भी हमने माना है, यानी ये लोग हमें क्या बोलना चाह रहे हैं पता है? ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने शटल सिस्टम माना है। शटल सिस्टम का भी साइंटिस्ट ने असम्पशन माना है कि जो NADH अपने ग्लाइकोलाइसिस में आपने बना दिया है उसको आप शटल से ले जा रहे हो, मैलेट एस्पार्टेट या तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, दोनों में से कोई भी एक शटल, उस शटल का यूज करके आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स तक, मतलब कि इना आप उसको ETS में पहुंचाना चाहते हो, इना मेम्ब्रेन में पहुंचाना चाहते हो, तो ये assumption है, मतलब शटल सिस्टम assumption है। नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। तो पाथवे में जैसे कि इंटरमीडिएट जो मिला, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुविक एसिड मिला, लिंक रिएक्शन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम मिला, तो एसिटाइल कोएंजाइम अभी तो इंटरमीडिएट ही है, बीच की ये चीज है, एकदम एंड प्रोडक्ट रेस्पिरेशन की CO2 और वाटर तो नहीं मिल गया, यानी कि इंटरमीडिएट मिला, एसिटाइल कोएंजाइम में मिला है। तो वो जो एसिटाइल कोएंजाइम A है उससे हम कुछ दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकते, ये एजम्पशन है, पर ऐसा नहीं होता, हम बना सकते हैं। मैं आपको जब एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी कि एसिटाइल कोएंजाइम A से हम चीजें बना सकते हैं, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो किसी भी चीज का प्रिकर्सर बन सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो
एम्फिबॉलिक पाथवे में समझ आ जाएगा। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सब्सट्रेट एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट सब्सट्रेट। तो हमें पता है कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पायर नहीं होता, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है, और कोई दूसरा अल्टरनेटिव सब्सट्रेट पाथवे में एंटर ही नहीं कर सकता। जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, तो एसिटाइल कोएंजाइम से बस आगे अब वो सीधा एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। एसिटाइल कोएंजाइम में रिप्लेस नहीं हो सकता, वो इंटरमीडिएट रिप्लेस नहीं हो सकता, उसके जगह कोई और नहीं आ सकता, लेकिन आ सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट एम्फिबॉलिक पाथवे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। ऑल लिविंग सिस्टम में ये assumptions वैलिड नहीं है। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। मैंने बोला था ना फर्स्ट में, ऐसा नहीं कि ये तो एजम्पशन है कि सिक्वेंशियली होता है, लेकिन सारे पाथवे जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, ऐसा नहीं, वो सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। ये आपका एजम्पशन है कि आप मान रहे हो कि सिक्वेंशियली होता है। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर किया है तो जरूरत हो तो उसे फेंक निकाल के कुछ और भी ला सकते हो उसकी जगह पे, ऐसा। एटीपी is utilized as and when needed. Enzymatic rate are controlled by multiple means. एटीपी को बना लिया एक बार, फिर जब जरूरत हो तब उसकी एनर्जी का यूज कर सकते हो, बिकॉज एटीपी में एनर्जी स्टोर है, उसको ब्रेक डाउन करोगे एनर्जी मिलेगी। एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन। तो एंजाइम से जो रिएक्शन चलती है उसको तो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर ही सकते हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system. Efficiency यानी 38 ATP बनाने की efficiency. And second पे net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिया है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। सो फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन में क्या होता है, पूरा CO2 और वाटर नहीं मिलता आपको प्रोडक्ट में। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल मिलता है, CO2 मिलता है, NAD+ मिलता है। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो लैक्टिक एसिड मिलता है, NAD+ मिलता है, ठीक है। सो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जबकि एरोबिक में कंप्लीटली आपको CO2 एंड वाटर जो प्रोडक्ट है वो मिल जाते हैं। फर्मेंटेशन में देखो, फर्मेंटेशन में अगर अल्कोहलिक होता है तो मैंने बताया था 3 स्टेप होता है, ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस और रिडक्शन, ठीक है। तो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप पे जो 2 ATP है वही मिलते हैं, मतलब देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecule of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP are generated under aerobic, which can be 38 or which can be 36। 36 अगर ग्लिसरॉल 3-phosphate शटल यूज हुआ है। okay, NADH is oxidized to NAD+ rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic. तो देखो, आपका NADH कब ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में? NADH, एक मिनट, आपका NADH प्लस H+ एक्चुअल में वो NAD+ में कन्वर्ट होता है एरोबिक में ETS में, ठीक है। और सेकेंडली आपका NADH H+ में कब कन्वर्ट होता है? रिडक्शन वाले स्टेप में, जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो, और जब आप एरोबिक की बात कर रहे हो तो। एनारोबिक में होता है ना रिडक्शन वाले स्टेप में, पायरुविक एसिड को रिड्यूस करने के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स पढ़ाया हुआ है मैंने। सो यहाँ पे ये रिएक्शन इज विगरस, ये कन्वर्जन विगरस है यानी फास्ट है, और यहाँ पे ये कन्वर्जन स्लो है, वो समझाया है, ओके। अब हम एम्फिबॉलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये 2 टॉपिक्स में लेफ्ट है जो हम नेक्स्ट क्लासेस में समझ लेंगे, ओके। आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया हो, ओके। थैंक यू सो मच।